हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 17 जनवरी के करंट अफेयर्स क्विज। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग आईएमडी और इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। सो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से रिलेटेड यहाँ पे स्टेटमेंट्स हैं एंड हमने बतानी है यहाँ पे कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है। सो स्टेटमेंट 1 है, आईएमडी इज़ द प्रिंसिपल गवर्नमेंट एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग मेट्रोलॉजिकल सर्विसेज टू इंडिया। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल करेक्ट है। आईएमडी जो है ये प्रिंसिपल गवर्नमेंट एजेंसी है जो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्रोवाइड करना मेट्रोलॉजिकल सर्विसेज टू इंडिया। जो मेट्रोलॉजिकल सर्विसेज है, वेदर फॉरकास्टिंग वगैरह, तो इन सब की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, ये सारी चीज़ें किसका काम होता है, आईएमडी का, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है हमारी, यहाँ पे हमने करेक्ट बताना था। सेकेंड स्टेटमेंट है, इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1955 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ फर्स्ट प्लानिंग कमीशन। सो यहाँ पे अगर हम आईएमडी की बात करते हैं तो ये कब इस्टेब्लिश हुआ था, ये इस्टेब्लिश हुआ था हमारा 1875। तो ये बेसिकली जो है ब्रिटिशर्स के टाइम पे ये डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया गया था 1875 में, जनवरी 15 1875 को, जनवरी 15 1875 को लॉन्च किया गया था, मतलब इस्टेब्लिश किया गया था आईएमडी को, ना कि फर्स्ट प्लानिंग कमीशन के रिकमेंडेशन पे। तो 1955 नहीं 1875 जो है वो जो इस्टेब्लिश हुआ था, कब हुआ था, 1875 में। दैट्स वाई यहाँ पे स्टेटमेंट 2 जो होगी हमारी ये इनकरेक्ट हो जाएगी। एंड थर्ड स्टेटमेंट है, इट फंक्शंस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर वर्क नहीं करता है ये जो है आईएमडी की। अगर हम बात करें तो ये प्रिंसिपल ऑर्गन है किस डिपार्टमेंट का, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सो यहाँ पे ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगी, सेकंड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो जाएगी। इसे जो हमसे पूछा है करेक्ट, सो एक ही स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट है, आंसर होगा ओनली वन। आईएमडी जो है स्टैब्लिश हुआ था 1875 में, किसके अंडर फंक्शन करता है, ये करता है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंडर। सो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ओनली वन, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। The next question is, the recently launched mission मौसम इज़ एन इनिशिएटिव एम्ड एट। सो मौसम से रिलेटेड जो ये मौसम इनिशिएटिव है, इससे रिलेटेड हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं और इसका बेसिकली यहाँ पे एम पूछ रहे हैं। तो इसका एम क्या है, इस मिशन का, मिशन मौसम का एम है एनहांस करना वेदर फॉरकास्टिंग एंड क्लाइमेट साइंस इन इंडिया। सो यहाँ पे बी स्टेटमेंट जो होगी हमारी ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये हमारा राइट आंसर होगा, एनहांसिंग वेदर फॉरकास्टिंग एंड क्लाइमेट साइंस इन इंडिया, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following is the first airport in the country to implement the fast track immigration trusted traveler program। सो FTI TTP की अगर हम बात करते हैं तो ये अभी अगर हम रिसेंटली बात करें जनवरी की, सो जनवरी में जो है ये किसने, कौन से एयरपोर्ट ने FTI TTP यानी कि फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम जो है ये स्टार्ट किया, इंप्लीमेंट किया है एयरपोर्ट पे। सो कौन कौन से स्टेट में किया गया है, अभी बेसिकली अभी रिसेंटली बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे फर्स्ट पूछ रहा है तो हमने ध्यान रखना है ये फर्स्ट पूछा, यहाँ पे अभी हम फर्स्ट की बात नहीं कर रहे हैं, अभी जो रिसेंटली हुआ है हम उसकी बात कर रहे हैं। सो मुंबई में स्टार्ट किया, इंप्लीमेंट किया है, चेन्नई एयरपोर्ट पे हुआ है, कोलकाता एयरपोर्ट पे हुआ है, बेंगलोर एयरपोर्ट पे हुआ है, हैदराबाद एयरपोर्ट पे हुआ है, कोचिन एंड अहमदाबाद एयरपोर्ट पे ये इंप्लीमेंट किया गया है फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम। और अगर हम यहाँ पे फर्स्ट की बात करें हैं करते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो फर्स्ट एयरपोर्ट जो था वो कौन सा था, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली। सो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम। ये सबसे पहले इंप्लीमेंट किया था, किस एयरपोर्ट पे इंप्लीमेंट किया गया था, सबसे पहले किया गया था इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। और रिसेंटली अगर हम बात करते हैं जनवरी 16 को, तो ये किया गया था मुंबई में, चेन्नई में, कोलकाता, बेंगलोर एयरपोर्ट, हैदराबाद, कोचिन, अहमदाबाद। और स्टार्ट जो हुआ है अभी जनवरी 16 पे वो कहाँ से स्टार्ट हुआ है, अहमदाबाद से। उसके बाद में मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, कोलकाता हो गया। तो इन सारे एयरपोर्ट पे भी इसको इंप्लीमेंट किया गया है। फर्स्ट एयरपोर्ट याद रखना है आपको, ध्यान में रखना है कौन सा था, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली, न्यू दिल्ली। सो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट। सो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड यहाँ पे स्टेटमेंट है, हमने बताना है कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। सो यहाँ पे हमने करेक्ट बतानी है, स्टेटमेंट 1 है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स एंड एडमिनिस्ट्रेट्स द ओथ ऑफ ऑफिस ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट जज। सो यहाँ पे जो है अगर हम बात करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं किसे, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को एंड CJI को। बट यहाँ पे कह रहे हैं कि जो ओथ ली जाती है, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो ओथ लेते हैं उसको एडमिनिस्टर भी करते हैं प्रेसिडेंट, ये स्टेटमेंट कह रही है। बट ऐसा यहाँ पे जो हो जाएगा ये इनकरेक्ट हो जाएगा इसकी वजह से, बिकॉज जो ओथ एडमिनिस्टर करने की बात है तो ओथ एडमिनिस्टर कौन करते हैं, CJI करते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं वो एडमिनिस्टर करते हैं ओथ सुप्रीम कोर्ट जजेस की। और यहाँ पे अगर अपॉइंटमेंट होता सिर्फ तब ये स्टेटमेंट राइट होती, बिकॉज जो प्रेसिडेंट होते हैं वो अपॉइंट करते हैं जजेस को भी एंड CJI को भी। बट यहाँ पे जो जजेस की बात कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जजेस की ओथ को एडमिनिस्टर भी करते हैं प्रेसिडेंट, तो ये इनकरेक्ट है, बिकॉज जो सुप्रीम कोर्ट
के जजेस होते हैं, इनकी ओथ जो होती है, ओथ ऑफ ऑफिस, इसको एडमिनिस्टर कौन करता है? इसको एडमिनिस्टर करते हैं CJS, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ना कि प्रेसिडेंट। दैट्स वाई ये स्टेटमेंट हमारी हो जाएगी इनकरेक्ट। यहाँ पे हमसे करेक्ट पूछ रहे थे, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। सेकेंड स्टेटमेंट है द करंट सैंक्शनड स्ट्रेंथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट एक्सक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज 34 जजेस। सो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? एक्सक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 भी हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी, बिकॉज अभी जो अगर हम करंटली बात करते हैं, जो स्ट्रेंथ है सुप्रीम कोर्ट जजेस की, वो क्या है? 33 + 1, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड बाकी 33 जजेस। तो ये टोटल स्ट्रेंथ कितनी है? 34। तो ये इंक्लूडिंग है, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यहाँ क्या कह रहे हैं कि टोटल स्ट्रेंथ प्रेजेंट करंटली कितनी है? 34 जजेस एक्सक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। दैट्स वाई ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। अगर ये इंक्लूडिंग होता तब यहाँ पे हमारी करेक्ट स्टेटमेंट होती। यहाँ हमसे दोनों ही स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है, यहाँ हमसे करेक्ट पूछ रहे थे, तो आंसर होगा नाइदर 1 नॉर 2। सो ऑप्शन डी जो होगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, नाइदर 1 नॉर 2 इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ISRO's SDX-01 and SDX-02 satellites are primarily used for। सो ये दोनों सैटेलाइट्स जो इसरो की, ये प्राइमरली किस चीज़ के लिए यूज़ की जाती है? सो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा स्पेस डॉकिंग। ये दोनों सैटेलाइट्स यूज़ की जाती है स्पेस डॉकिंग के लिए। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। यहाँ पे करेक्ट पूछ रहे हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ PSLV C60। सो PSLV C60 से रिलेटेड यहाँ पे स्टेटमेंट्स हैं, एंड हमने यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। करेक्ट। सो स्टेटमेंट 1 है द PSLV C60 यूज्ड अ कोर अलोन कॉन्फ़िगरेशन विदाउट एडिशनल बूस्टर। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट है इट वॉज इसरोज फर्स्ट लॉन्च मिशन इन दिस ईयर ऑफ इट्स ऑपरेशन। यहाँ पे हमारी सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगी, बिकॉज ये इसरो का फर्स्ट लॉन्च मिशन नहीं है इस ईयर का। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 जो है वो हमारी इनकरेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड है द मिशन एम्ड टू सपोर्ट अर्थ ऑब्जर्वेशन। ये यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है। जो ये मिशन है बेसिकली इसका एम क्या है? सपोर्ट करना अर्थ ऑब्जर्वेशन को। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 3 एंड स्टेटमेंट 1 दोनों ही करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 जो होगी यहाँ पे ये इनकरेक्ट हो जाएगी, बिकॉज ये फर्स्ट मिशन नहीं है इसरो का इस साल का। दैट्स वाई यहाँ पे हमसे करेक्ट पूछ रहे थे, आंसर होगा 1 and 3। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, 1 and 3 ओनली। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द नाटो। सो नाटो से रिलेटेड यहाँ पे स्टेटमेंट है, एंड हमने यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है। सो स्टेटमेंट 1 है नाटो इज़ अ मिलिट्री अलायंस फॉर्म्ड फॉर द कलेक्टिव डिफेंस ऑफ मेंबर स्टेट्स। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है। नाटो की स्टैब्लिशमेंट की अगर हम बात करें तो नाटो अभी न्यूज़ में बहुत रहा है, तो आपको जहन में होना चाहिए 1949 में इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी। स्टैब्लिशमेंट ईयर क्या है? 1949। फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। प्राइमरी गोल क्या है? कलेक्टिव डिफेंस फॉर इट्स मेंबर स्टेट्स। ठीक है। देन यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट है हमारी NATO operates under the principle of universal collective security for all nations globally। सो यहाँ पे हमने फर्स्ट स्टेटमेंट में देखा, ये जो फॉर्म हुई थी बेसिकली ये मेंबर स्टेट्स के लिए हुई थी। तो ये जो कलेक्टिव सिक्योरिटी है इनका, ये ऑल नेशंस के लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मेंबर स्टेट्स के लिए होगा। दैट्स वाई स्टेटमेंट 2 हमारी यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगी। थर्ड स्टेटमेंट है द नाटो अलायंस expanded significantly after the Cold War including many former Soviet Union countries। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 3 भी हमारी बिल्कुल करेक्ट है, एंड फर्स्ट भी बिल्कुल करेक्ट है। सो यहाँ पे करेक्ट पूछ रहे थे, आंसर होगा 1 and 3, दो ही हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा ओनली 2। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ट्रिगर अ बाई इलेक्शन। सो बाई इलेक्शन मैंने आपको पहले ही बताया था, जब कोई सीट जो है वेकेंट हो जाती है तो फिर बाई इलेक्शन होता है। सो सीट वेकेंट कैसे हो सकती है? मेंबर रिजाइंस और पासेज अवे। सो यहाँ पे बी जो होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा। अ मेंबर्स टर्म एक्सपायर्स, ये बिल्कुल गलत है। फ्रेश इलेक्शन होंगे, ना कि बाई इलेक्शन। सो यहाँ पे जो है ये इनकरेक्ट है। और यहाँ पे हमसे करेक्ट पूछ रहे हैं कि बाई इलेक्शन क्यों होता है? जब कोई मेंबर रिज़ाइन कर देता है, वो सीट वेकेंट हो जाती है, या फिर कोई किसी की डेथ हो जाती है किसी MP MLA की, तब होता है। सो यहाँ पे बी जो होगा ये हमारा राइट आंसर होगा। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज consider the following with reference to the objectives of the space docking experiment। सो इस पे यहाँ पे जो है स्पेडेक्स का ऑब्जेक्टिव क्या है? सो यहाँ पे हमने करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। करेक्ट पूछ रहे हैं स्टेटमेंट 1 की अगर हम बात करें, टू टेस्ट ऑटोमेटेड स्पेसक्राफ्ट मैन्यूवरिंग सिस्टम। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है। जो स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट है ये बेसिकली किस चीज़ के लिए है? टेस्ट करने के लिए ऑटोमेटेड स्पेसक्राफ्ट मैन्यूवरिंग सिस्टम को। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट है टू डेमॉन्स्ट्रेट रीयूजेबल रॉकेट टेक्नोलॉजी। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। ये रीयूजेबल रॉकेट टेक्नोलॉजी को डेमॉन्स्ट्रेट करने के लिए नहीं है। दैट्स वाई यहाँ पे जो होगी हमारी सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगी। हमसे करेक्ट पूछ रहे थे, फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है। थर्ड है यहाँ पे
टू सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ इन ऑर्बिट मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़। सो यहाँ पे जो है हमारी जो स्टेटमेंट 3 है ये इनकरेक्ट हो जाएगी, बिकॉज ये जो है ये डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करता है डेवलपमेंट ऑफ इन ऑर्बिटिंग मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ को। दैट्स वाई यहाँ पे स्टेटमेंट 3 हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। फर्स्ट करेक्ट है, सेकेंड एंड थर्ड जो ये दोनों इनकरेक्ट है, फर्स्ट करेक्ट है। फोर्थ स्टेटमेंट है टू एनहांस कैपेबिलिटीज़ फॉर फ्यूचर प्लानिटरी मिशंस। सो यहाँ पे फोर्थ स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे हमसे करेक्ट पूछ रहे थे, आंसर होगा 1 और 4 या फिर ओनली 2। तो करेक्ट पूछ रहे थे, फोर्थ सही है एंड फर्स्ट सही है, दैट्स वाई हमारा जो आंसर होगा वो होगा ओनली 2। Option B is the right answer. The next question is, consider the following with reference to the function of the disarmament commission. तो disarmament commission से related यहाँ पे statements दी गई हैं और हमने बताना है कि correct कौन सी statement है। So statement 1 है reviewing progress on disarmament negotiation। So यहाँ पे statement 1 हमारी बिल्कुल correct है। Second statement है फोस्टरिंग डायलॉग ऑन न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट अमंग कंट्रीज़। यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट है साइनिंग इंटरनेशनल डिसआर्ममेंट ट्रीटीज़। सो ये जो है ये बिल्कुल ही इनकरेक्ट है हमारी स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल इनकरेक्ट है। फोर्थ स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, प्रिपेयरिंग रिपोर्ट्स ऑन डिसआर्ममेंट टॉपिक्स फॉर द यूएन जनरल असेंबली। सो यहाँ पे फोर्थ स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। सो यहाँ पे हमारी थर्ड जो है इनकरेक्ट है, 1, 2 एंड 4 जो होगा हमारा राइट आंसर होगा, यानी कि 3 स्टेटमेंट्स हमारे पास करेक्ट है। करेक्ट पूछ रहे थे, आंसर होगा ओनली 3। सो ऑप्शन सी जो हो जाएगा यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ओनली 3। आई होप आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।